हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना। क्या है भारत के संविधान की प्रस्तावना? क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना में या भारत के संविधान में इंडिया की बात नहीं की गई है? आइए आज हम लोग, वो तो भाग एक के अंतर्गत आएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चर्चा पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग प्रस्तावना पर, और प्रस्तावना से हर साल एग्जाम में कम से कम एक सवाल आता ही है। कभी कभी दो भी आ जाते हैं, कभी कभी तीन भी आ जाते हैं, कभी कभी चार भी आ जाते हैं। आपकी छोटी सी प्रस्तावना से जो संविधान की उद्देशिका कही जाती है, क्या सच में इस उद्देशिका में जो बातें कही गई वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? और अगर है तो फिर आप लोग बार बार इन्हें क्यों भूल जाते हैं, है ना? ये भी बड़ा मुद्दा है। अगर इंपॉर्टेंट है तो क्यों नहीं आती हैं? कब संशोधन किया गया? किसने कहा था कि हाँ ये संशोधन होने चाहिए? कहां पर रोका गया? क्यों रोक लगाई गई, है ना? इसकी चर्चा पर चर्चा हम लोग आज इस क्लास में करेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में आज हम इस वीडियो पर पूरी तरह से जानने वाले हैं। आइए तो देखते हैं हम लोग एक एक करके। तो कहा गया भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है। सबसे पहले आप सभी लोग जानना, आज मैं टू दी पॉइंट लेकर आई हूं, आप लोग भटकने का प्रयास नहीं करना। टू दी पॉइंट, प्रश्न और उत्तर दोनों लेकर आए हैं। कहा गया भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है। मैं दार्शनिक, मैं किसी की आधारभूत संरचना या ढांचा कैसे समझ सकती हूँ कि संविधान में क्या होगा? तो क्या पढ़ना पड़ेगा हमें? कहा गया उद्देशिका या प्रस्तावना को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न बनकर आप सभी के बीच में आया। दूसरी बात कही गई, संविधान की उद्देशिका को क्या कहा जाता है। तो संविधान की जो उद्देशिका, जो सबसे पहले आप सभी के बीच में जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 में रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव, वही हमारा उद्देशिका या प्रस्तावना बनकर आगे चलकर उभरा। लेकिन जब 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने रखा था, तो क्या इसे पारित किया गया था या आगे बढ़ाया गया था? नहीं, लोगों ने इसको हल्के में लिया। लेकिन थोड़े ही दिन बाद 22 जनवरी 1947 को इसी उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। तो और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने के बाद संविधान में उद्देशिका को क्या क्या कहा जाता है? तो भारत की संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है ना? अगर आप देखेंगे कि संविधान की आत्मा भी संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका को ही कहा जाता है। जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम नहीं आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किसे संविधान की आत्मा या आत्मा कहा गया है, तब तक आप संविधान को की प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहेंगे। संविधान की आत्मा किसे? तो प्रस्तावना या उद्देशिका को ही कहा गया। लेकिन अगर एक नाम जुड़ जाता है कि डॉक्टर BR अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया है। संवैधानिक उपचारों को ही संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, आगे कहा गया कि भारतीय संविधान की उद्देशिका किसे इंगित करती है, तो आप कहेंगे प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका किधर इंगित कर रही है? तो आप कहेंगे प्राप्त किए गए या प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित कर रही है कि हमने संविधान में क्या क्या प्राप्त किया। हमने अपने जो भारत का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान अगर है तो वो हमारे भारत का है। कहाँ का है? भारत का है। याद रखना कहाँ का है, तो आप कहेंगे हमारे भारत का विश्व का सबसे बड़ा संविधान। लिखित संविधान तो है, लेकिन सबसे पहले लिखित संविधान आपके अमेरिका का बना था। ठीक है, आगे कहा गया प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक विचारक सर अर्नेस्ट बर्कर या बारकर ने अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख किया है? तो आप कहेंगे, याद कर लो इस पुस्तक का नाम, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में। किसमें? आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना, कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक विचारक ने अर्नेस्ट
बारकर या बारकर ने अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख किया है? तो आप कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। कहा गया प्रस्तावना की शुरुआत होती है तो कहां से? हम भारत के लोग से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखो, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया कहते हैं, अगर आप उसी को हिंदी में पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग से। कहां से? हम भारत के लोग से। तो कैसे कहेंगे कि भारत अलग है, इंडिया अलग है? कैसे? आप मुझे जरा परिभाषित कीजिएगा, है ना। जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया ना बने भारत बने, भाई आप इंडिया और भारत दोनों बनने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आप दोनों कल्चर को सीखेंगे, इंडिया भी सीख रहे हैं, हमारा भारत, आप मुझे मैम कहें, दीदी कहें या मेरा नाम ले, मैं आखिरकार वही हूं, ठीक है ना, याद रखिएगा। कहा गया संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहेंगे? उद्देशिका या प्रस्तावना को ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। आगे कहा गया है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा जाता है, मैंने बता दिया। कहा गया 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लेकिन ये पारित कब हुआ था? तो आपको मैंने बता रखा कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो आप कहेंगे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, ठीक है ना, याद रखना है आपको। कब? 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकार किया गया था। और जब हमारे संविधान की पहली बैठक हुई थी, हमारे संविधान की क्या पहली बैठक कब हुई थी? तो आप कहेंगे 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान की पहली बैठक हुई थी। और उसमें आपके अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, ठीक है ना। आगे कहा गया कि अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। 42वें संविधान, 42वें आप लिख लो, संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? याद रखना। अगर अखंडता, एकता, अखंडता, ये आपके पूछे जाए कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, बताएं। क्या सामाजिक, धार्मिक और अखंडता शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, हम तो बताएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया तो 3 प्रकार का न्याय, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिए गए। और 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, आप विचार अपने स्वतंत्र होकर कर सकते। अभिव्यक्ति, अपनी अभिव्यक्ति आप स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। विश्वास, आप किस पर विश्वास करना है आप कर सकते हैं। धर्म, आपको कौन सा धर्म अपनाना है। और उपासना, ये आपके 5 प्रकार की क्या दी गई है? स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 2 प्रकार की, कितनी प्रकार की? ये कई बार प्रश्न यूपी पीसीएस आरओ ने पूछा है। 2 प्रकार की समानता की, प्रतिष्ठा और अवसर। अगर आप को हम प्रतिष्ठा और अवसर या सम्मान की बात करें, सम्मान की बात, तो हम 2 प्रकार, संविधान में कहा गया प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार की क्या की गई? समानता की बात की गई। 1 प्रकार की बंधुता की बात की गई है, जो आपकी क्या है? 1 प्रकार की बंधुता, भारतत्व, ठीक है ना, भाईचारे का हम लोग प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या गया? भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है तो आर्थिक स्वतंत्रता शामिल नहीं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ना कि आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है ना, याद रखना। आगे कहा जा रहा है, कहा गया संविधान, भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? तो प्रस्तावना में। अरे सबकी सोच तो यही आ रही ना कि कैसी कैसी हमारे भारत का संविधान बनेगा। कहा गया संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत में प्रमुख या संप्रभु है तो हम भारत के लोग, क्या है? हम संप्रभु है तो हम भारत के लोग। उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है तो जब संविधान की भाषा अस्पष्ट एवं संदिग्ध होगा। जैसे अगर हम कह दें कि हम शिक्षा के तौर पर श्रीराम
मान लीजिएगा हमें शिक्षा पाने का अधिकार है ना, और हम कहेंगे नहीं नहीं पहले हम जिला न्यायालय पर जाएंगे, और नहीं पहले हम ग्राम पंचायत जाएंगे, वहां से हम अपने अधिकार लेंगे कि नहीं हमें शिक्षा का अधिकार दो, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, तो आप संविधान की क्या कर सकते हैं, संविधान का सहारा ले सकते हैं या उद्देशिका का सहारा ले सकते हैं। आगे कहा गया भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है, तो राजनीतिक समानता शामिल नहीं है, राजनीतिक समानता की बात नहीं की गई है ना। दो प्रकार की समानता की बात की गई है, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता होगी, ठीक है ना। कहा गया भारतीय संविधान सभा, कहा गया संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को कब अधिनियमित और अंगीकृत किया गया था, तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। हमारा संविधान इसी दिन बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये लंबी लाइनें हो गई हैं, आइए देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना, कहा गया संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को, अब ये यहां से संविधान की प्रस्तावना है, तो आइए देख लेते हैं। कहा गया संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इंपॉर्टेंट है ना, आत्मार्पित करते हैं। तो कब कब कर रहे हैं, तो आपको पूरी संविधान की प्रस्तावना कम से कम 3 बार पढ़ लेनी। कैसे, तो आप 3 बार इसे पढ़ेंगे, कहीं गूगल कर लीजिएगा तो और अच्छे से आपको पूरी एक एक लिख लो किसी बुक पर, पहले पेज पर अपने, कि हम भारत के लोग, ठीक है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मित्र मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कई बार पढ़ेंगे, बहुत सी चीजें इससे क्लियर होंगी और यहीं से आपको क्लियर कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया संविधान को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। संविधान की प्रस्तावना कौन वर्णित करता है, तो संविधान की प्रस्तावना वर्णित करती है, सीधी सी बात है। तो अगर पूछा जाए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है या वर्णित किया जाता है, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में। आगे कहा गया संविधान में प्रस्तावना की विचार है किस देश से लिया गया है या किस संविधान से लिया गया, तो अमेरिकी संविधान से, ठीक है। संविधान में जो विचार लिए गए अमेरिकी संविधान से, लेकिन जो भाषा ली गई वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहां से, ऑस्ट्रेलिया से, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया संविधान में प्रस्तावना समता और बंधुता की आदर्शों को कहां से लिया गया, तो आप कहेंगे फ्रांस की क्रांति से लिया गया। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता और बंधुता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके आदर्शों को कहां से लिया गया, तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, आप याद करके रखिएगा। आगे कहा गया है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता और बंधुता के आदर्श को कहां से लिया गया, ठीक है, फ्रांस से लिया गया, बता दिया मैंने। कहा गया प्रस्तावना में संविधान के निर्माण की कौन सी तिथि उल्लेखित है, 26 नवंबर, ना कि 26 जनवरी, 26 नवंबर 1949 तिथि दी गई है। कहा गया उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, तो किसने कहा था,
उद्देशिका जो है, जो हमारे संविधान की उद्देशिका या और भी उद्देशिकाएं होती हैं, हम तो अभी संविधान पढ़ रहे हैं, तो इसकी उद्देशिका और हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा? तो आप कहेंगे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कहा था। इंपॉर्टेंट है भाई, चिपका के रख लो। किसने कहा है कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है? तो जल्दी से बताओ किसने कहा? तो आप कहेंगे के एम मुंशी जी ने कहा था, ठीक है ना। किसने कहा? तो आप कहेंगे कहा गया किसने कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली है? तो आप कहेंगे के एम मुंशी जी। ये थोड़ा सा यहां से हटके यहां चला गया है, ठीक है ना, याद कर लेना। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो आप कहेंगे एन ए पालकी वाला ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एन ए पालकी वाला ने क्या कहा? तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, ठीक है ना। परिचय पत्र किसने कहा? तो आप कहेंगे एन ए पालकी वाला ने कहा। इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना संविधान का एक क्या है? तो आप कहेंगे अति मूल्यवान भाग है, या एक ऐसा यंत्र है जिससे संविधान को मापा जा सकता है, ठीक है ना। एक ऐसा यंत्र माना जाता है, मापा जा सकता है। संविधान की सभी 395 धाराएं प्रस्तावना और रूपी पैमाने पे मापी जा सकती है, तथा वे धाराएं जो प्रस्तावना और रूपी यंत्र पर ठीक उतरे वे उचित है, तथा अन्य जो ठीक ना उतरे व्यर्थ समझी जाएंगी। किसने कहा? ठीक है ना। अब देखें किसने कहा, तो आप कहेंगे ये यहां से आप देखेंगे यहां से किसने कहा था, तो आप कहेंगे किसने कहा? तो पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने संविधान के भाग के सदस्य होते हुए इन्होंने कहा था, ठीक है ना, याद रखना। कहा गया उद्देशिका संविधान के उपबंधों को समझने तथा उनकी सही व्याख्या करने में सहायता हो सकती है। उक्त मत किसका है? तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का जी का है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी का है। बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा है, अभी मैंने बात की थी, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 जो आपके मूल अधिकारों का एक अंग, महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, ठीक है ना, तो याद रखना है। तो आपको संविधान की सभी 395 धाराएं और रूपी पैमाने में मापी जा सकती हैं, अर्थात वे धाराएं जो प्रस्तावना रूपी यंत्र पर ठीक उतने वे उचित है, तथा अन्य जो ठीक ना उतने व्यर्थ समझी जाएंगी। किसने कहा था? तो आपको याद रखना है पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा था, ठीक है ना। ये पॉइंट याद करके रखिए। आगे कहा गया है कि प्रस्तावना में अंतर्निहित मौलिक शब्द संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता, अखंडता एवं भारतत्व है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। कहा गया उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम उद्देशिका के किस वाद में संविधान का अंग नहीं माना गया? तो बेरूबारी वाद में 1960 में आया था, ठीक है। आगे कहा गया किस वाद में उद्देशिका या प्रस्तावना का संविधान का भाग स्वीकार किया गया? तो केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य 1973 में आया था। तो कहा गया प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किस वाद में कहा गया है? तो आप कहेंगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में आया था। किस वाद का प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है? तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। अब ये 4 वाद आपके दिए गए हैं, ये आपके 4 वाद आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको आप सभी लोग याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत के संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो आप कहेंगे ये लागू नहीं किया जा सकता, जो विधिक स्वरूप है। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार 1942 में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उद्देशिका में निहित कहा गया है प्रभुत्व संपन्न शब्द घोषित करता है, तो भारत आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी के अधीन नहीं है। अब संप्रभुत्व शब्द जो है ये हम अब किसी के अधीन नहीं रह गए, ये क्या करता है? व्यक्त करता है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया संविधान की आत्मा में वर्णित मौलिक शब्दों का सही क्रम क्या है? तो आप कहेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। उद्देशिका में प्रयुक्त समाजवाद की अवधारणा किसमें निहित है? तो आप कहेंगे आर्थिक न्याय में है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, आप यहां तक याद करके रखिएगा। आगे बढ़ते। आगे कुछ जो आपके दिए गए थे उनको मैंने ऐसे लिया है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए कि प्रस्तावना के विषयों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का क्या क्या मत रहा है।
तो कहा गया उद्देशिका पर अंतिम मतदान कराते समय किसने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग बने? तो आप कहेंगे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। संविधान सभा निर्माताओं के मन की कुंजी किंतु संविधान का अंग नहीं है, किसने कहा? तो बेरूबारीवाद 1960 में। और उतने समय मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो आप कहेंगे गजेंद्र गडकर का मत था। आगे का प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965 में न्यायमूर्ति JR भगोलकर का कथन था। कहा गया संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। तो केशवानंद भारती बनाम मोस्ट इंपॉर्टेंट केरल राज्य 1973 में। और मुख्य न्यायमूर्ति सीकरी का मत था। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। अगला कहा गया कि संविधान की उद्देश्य का उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है। यह संविधान की मूल आत्मा है और शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। किसने कहा? तो IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में आया था। और आपके न्यायमूर्ति कौन थे? तो हिदायतुल्लाह का मत था। आगे कहा गया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता अखंडता, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान की बुनियादी तत्वों के अंतर्गत आता है। तो आप कहेंगे SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994 में न्यायमूर्ति आपके रामास्वामी का मत था। अगला है संविधान की आत्मा को प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है। ठीक है ना, तो परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है, ये किसने कहा? तो आप कहेंगे यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1954 और इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975 में आया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है ना, लास्ट वाली लाइन नहीं दिख रही, लेकिन PDF अगर आपको चाहिए तो आप जा करके जाएंगे बॉक्स में, वहां पर आपको लिंक दिया गया है और वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वहां पर ये सारी PDF आपकी उपलब्ध है। आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, कहा गया है अब आपको पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपके हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचारों अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना और स्वतंत्रता की बात की गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में तारीख बताना था। तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 की बात हुई थी। ठीक है ना, आगे कहा गया है कि भारतीय गणराज्य 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुनिधि क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? जल्दी से बताएं, जब संविधान लागू किया गया था तो क्या निकल करके आई थी? आप सभी लोग इसका उत्तर अब फटाफट देने का प्रयास करें और जितनी जल्दी आप देंगे उतनी जल्दी ये क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है ना, आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा? तो आप कहेंगे, क्या कहने वाले हैं? तो आप कहेंगे संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात कही गई थी। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित या प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में। जल्दी से बताएं किसमें होता है? तो आप कहेंगे उद्देशिका किसमें होगा? तो उद्देशिका में होगा, उद्देशिका की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। कितने प्रकार की समता? तो 2 प्रकार की समता। और कितने प्रकार की बात? तो बंधुता 1 प्रकार की बताई गई है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन आपका जाता है। ठीक है ना, 5 प्रकार, 3 सामाजिक आर्थिक न्याय और 5 प्रकार की तो मैंने एक एक डिटेल करके बता दिया। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य या एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे कैसे हमने इस पर कार्य किया है। तो आप सभी लोग कहेंगे एक सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य किया गया। आगे बढ़ते हैं कि निम्न शब्दों पर विचार करो। कहा गया समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौम या धर्म निरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम कीजिएगा। तो जल्दी बताएं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तो कौन सा सही होगा? आप सभी लोग जल्दी से बताएं। तो सबसे पहले तो सार्वभौम की बात की गई, तो सब में केवल इसमें नहीं तो ये नहीं होगा, है ना।
तो आप कहेंगे आप सार्वभौम पंथ निरपेक्ष है ना, या धर्म निरपेक्ष की बात की गई है ना। फिर उसके बाद आप देखेंगे प्रजातांत्रिक और समाजवाद की बात की गई है, क्योंकि समाजवाद आपका बाद में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो बंधुता था, समानता था, प्रभु संप्रभु था, अखंडता हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा था। कब जोड़ा था? 1976 में जोड़ा था। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में आइए विचार करते हैं। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत कहा गया ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव या अंतोगत्वा उद्देशिका बना। ठीक है। कहा गया इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ओके, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो बताएं कौन सी बात सही है और कौन सी बात सही नहीं है? जल्दी से बताएं आप सभी लोग, जल्दी से बताएं क्या सही होगा क्या नहीं सही होगा। कौन सी बात रद्द नहीं है? बताओ क्या सही नहीं होगा। तो आप कहेंगे 1 2 4, 1 2 4, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। तो आप कहेंगे 1 2 4। तो कौन से सही है पूछा गया, कौन से सही है? तो आप कहेंगे 1 2 4 सही है। ठीक है ना, 1 2 4 सही। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये क्यों सही? ये तो गलत है ना, संशोधन तो हो ही रहा है। आगे कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो 1 और 3 ना, अखंडता जोड़ा गया था। 1 और 3 यहाँ पर फिलहाल है। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम पे घर से लगातार फोन चला आ रहा ना, चलिएगा। कहा गया है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो समाजवादी नहीं था, अखंडता नहीं था, ठीक है ना, ये तो हमने बाद में जोड़ा ना। समाजवादी, अखंडता, गणराज्य था, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो कौन कौन से शब्द नहीं थे? जल्दी से बताओ कौन कौन से नहीं थे। तो आप कहेंगे 1 2 3 ये भी नहीं था। हमने समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस और 4-6 क्वेश्चन बचे हैं आपके। कहा गया भारत के संविधान के अमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। ठीक है ना, न्याय की बात की गई, विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। जल्दी से बताओ किसकी बात कही गई? तो आप कहेंगे सारे के सारे की बात सही कही गई है। तो आप डी उत्तर पर बिल्कुल, अरे भाई डी उत्तर पर बिल्कुल सही जाएंगे। अगला प्रश्न कहा गया भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोगों से, विद पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत के लोग, विद पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? कहां किया गया है? तो प्रस्तावना में किया गया है। कहां पर किया गया? प्रस्तावना में। नीति निर्देशक तत्वों में थोड़ी ना, न मौलिक अधिकार में ना नागरिकता की बात कही। तो ये इतने आपके प्रश्न थे। तो अभी तक अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस प्रस्तावना को ध्यान पूर्वक आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो चैनल को अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका अपना ही चैनल है। और आप सभी लोगों को अगर यहाँ तक लास्ट तक वीडियो वॉच करके आए तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कभी मतलब अगली क्लास में कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर के आएंगे और संविधान की प्रस्तावना को जैसे आज मैंने डिफाइन किया उसी तरह और कुछ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये टॉपिक आप पढ़ा दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना सकती हूँ या बना दूंगी। ठीक है ना, जो आपको कठिन लगते हैं तो उस हिसाब से आप बता सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक का और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।